दिव्या अपने पति विपिन और 7 साल की बेटी अनु के साथ रहा करती थी। विपिन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उससे ही दिव्या का घर चलता था। ऐसे ही एक दिन विपिन अपनी पत्नी से कहता है, दिव्या, मैं सोच रहा था कि कब तक नौकरी करता रहूंगा। अभी हमारी बेटी भी बहुत छोटी है, इसीलिए थोड़ी बहुत सेविंग करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द मैं अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, ताकि हमारे इस बिजनेस से हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। जॉब करने का मतलब होता है बॉस की गुलामी करना, इसलिए काम छोटा ही सही लेकिन खुद का करो। हाँ तो ठीक है, अब से बहुत ही हिसाब से पैसे खर्च करने हैं हमें। और हाँ, चिंता मत करो, समय समय पर मैं तुम्हें और हमारी बेटी को घूमने फिरने और डिनर कराने जरूर ले जाऊंगा। सेविंग्स के चक्कर में मेरी जो जिम्मेदारी है ना, उसे पूरा करने से पीछे नहीं हटूंगा। हाँ बाबा, ठीक है, जानती हूँ कि आप कैसे हो। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने भविष्य को देखते हुए एक रोजगार शुरू करना चाहते थे, जिस वजह से दोनों पाई पाई जोड़कर पैसों की सेविंग करते थे। ऐसे ही एक दिन विपिन अपने फैमिली के साथ डिनर पर जाता है। तो बेटा बताओ, क्या खाना है तुम्हें? पापा, मुझे पिज्जा खाना है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा डिनर करेंगे, उसके बाद हम पिज्जा खाएंगे। क्या विपिन, तुम भी ना बच्चों की बातों में आ जाते हो। तुम्हें तो मालूम है कि बच्चों को बर्गर पिज्जा खाने का मौका चाहिए होता है। अब हम डिनर करने आए हैं तो डिनर करेंगे ना, पिज्जा खाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दिव्या, एक पिज्जा खाने से अगर हमारी बेटी खुश होती है तो क्या दिक्कत है, खाने दो ना। और मैं तो कहता हूं कि तुम भी खा लो, कभी कभी तो मौका मिलता है, बार बार कौन सा टाइम मिलता है हमें डिनर पर आने का। दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं, हर वक्त मुझे ही मना लेते हैं। विपिन सभी के लिए खाना ऑर्डर करता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना पीना खा लेते हैं। तभी वेटर विपिन को बिल देता है। अरे दिव्या, ये देखना, लगता है इन्होंने गलत बिल बनाया है। इसमें पिज्जा का अमाउंट इन्होंने जोड़ा ही नहीं है। ये देख दिव्या विपिन से कहती है, अरे तो अच्छी बात है ना, 500 रुपए आपके बच रहे हैं तो बचा लो ना। और वैसे भी गलती उनकी है, इन्होंने अपना बिल गलत बनाया है, हम क्या करें। अरे नहीं नहीं दिव्या, ये तो गलत है ना। जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो हमारे साथ भी गलत होता है। कौन से सत्संग जाते हो तुम जो ऐसी ऐसी बात कर रहे हो? आज के टाइम में कौन सोचता है ऐसी बातें। और वैसे भी इन्होंने पिज्जा पर कोई ऑफर दिया होगा, तभी उसका अमाउंट नहीं जोड़ा। अरे नहीं, पिज्जा पर कोई ऑफर नहीं चल रहा, रुको तुम। विपिन वेटर को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, भैया, लगता है आपने पिज्जा का अमाउंट इसमें ऐड नहीं किया है। ओह थैंक यू सो मच भैया, पिज्जा का अमाउंट रह गया। अगर ये बात मेरे ओनर को पता चल गई ना तो बस वो मेरी जॉब खा जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भैया, आपको नहीं पता, हमारे जो ओनर है ना वो बहुत खड़ूस है। उन्हें बस एक मौका चाहिए हमें जॉब से निकालने का, और कहीं ना कहीं आपकी वजह से आज मेरी जॉब बच गई, वरना आज मैं अच्छा खासा फंस जाता। थोड़ी देर बाद विपिन अपनी पूरी फैमिली के साथ घर आ जाता है। घर आने के बाद दिव्या अजीब सा मुंह बनाकर विपिन से कहती है, सच में बेवकूफी की हद होती है। अरे इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत है। अरे तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? जो हम किसी और के साथ गलत करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारे साथ गलत ही करता है। अगर आज हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आगे भी हमारे साथ अच्छा ही होगा ना। सच में मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम न किसी सत्संग जाते हो और वहां से ऐसे ऐसे प्रवचन सुनकर आते हो। अच्छा बाबा, ये सब छोड़ो, चलो सोने, बहुत नींद आ रही है। मुझे कल ऑफिस भी तो जाना है। कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए नाश्ता बना देना। बस ऑर्डर पर ऑर्डर, ऑर्डर पर ऑर्डर देते रहो आप। आपको तो कोई काम ही नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं हंसी खुशी। दिव्या और विपिन दोनों अपने गृहस्थ जीवन में अच्छे से आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही एक शाम विपिन ऑफिस से घर आ रहा था,
तभी अचानक एक ट्रक विपिन की गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिससे विपिन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। अस्पताल से दिव्या के पास फोन आता है। दिव्या अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। हे भगवान, आखिर किसकी नजर लग गई मेरे पति को? वो तो इतने अच्छे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर उनके साथ ये सब क्यों हो गया? मम्मी, पापा कभी ठीक नहीं होंगे क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी तुम्हारे पापा ठीक हो। लेकिन माँ, हमारे पापा के साथ ये सब क्यों हो गया? वो तो बहुत अच्छे हैं। और पापा कहते हैं जो अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा होता है, तो फिर पापा के साथ ये सब क्यों हुआ? शांत हो जाओ बेटा, वक्त एक जैसा नहीं रहता, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बस भगवान से दुआ करते रहो कि सब कुछ ठीक हो। ऐसे वक्त बीतता जाता है। विपिन को कई महीनों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रखा जाता है। ऐसे ही काफी लंबे समय बाद विपिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। विपिन खुद बहुत लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। हे भगवान, मैं तो जीते जी अपाहिज बन गया। मैं तो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अब कैसे अपना घर परिवार लेकर चलूंगा? कैसे अपनी बीवी और बच्चों की जरूरतों को पूरा करूंगा? ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हूं ना आपके साथ, मैं सब करूंगी। और वैसे भी आपने ही कहा था कि जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उनका भगवान अच्छा करता है। तो हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। आप मेरी आंखों के सामने सही सलामत है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिव्या, आज मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब होगा और मेरी वजह से तुम सबको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। ये सब देखते हुए दिव्या विपिन से कहती है, घर की स्थिति को देखते हुए मुझे अब जॉब करना पड़ेगा। घर के खर्च के साथ साथ अनु की स्कूल फीस भी देनी है। मैं जानता हूं दिव्या कि अभी सिचुएशन बहुत बुरी है, और ऐसी बुरी सिचुएशन को देखते हुए तुम जॉब करना चाहती हो तो यही सही है। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। बस अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन दिव्या बाजार से थोड़ी सब्जियां लेकर आती है। दिव्या बाजार से मटर लेकर आई थी और उन मटर को छीलने लगती है। तभी दिव्या देखती है कि उस मटर के दाने सोने के हैं। ये देख दिव्या हैरान थी। अरे ये क्या, सोने की मटर? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? तभी मटर से आवाज आती है, नहीं दिव्या, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। ये सब एक जादुई चमत्कार है। तुम इन सोने के मटर की मदद से अपने घर की बुरी स्थिति को ठीक कर सकती हो। लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति एक नेक इंसान है। उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है, इसीलिए भगवान ने मुझे यहाँ पर तुम सबकी मदद करने के लिए भेजा है। मेरे पति सच में बहुत ही ज्यादा नेक इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं कहा, लेकिन फिर भी उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। दिव्या, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। धीरे धीरे तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। दिव्या सोने के मटर को बेचकर सोनार से कुछ पैसे ले लेती है और उन्हीं पैसों की मदद से घर में राशन डलवा लेती है। धीरे धीरे जादुई मटर दिव्या की मदद कर रहा था। ये सब देखकर विपिन एक दिन दिव्या से कहता है, वैसे दिव्या, तुम कौन सी जॉब कर रही हो? मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कम समय में तुमने बहुत सारी चीजों को अकेले ही संभाल लिया है। इतना तो मैं अपनी सैलरी में भी नहीं कर सका। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, आपकी अच्छाई की वजह से हो रहा है। सही कहा था आपने, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ ऊपर वाला भी अच्छा ही करता है। दरअसल ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, वो एक जादुई सोने के मटर के साथ हो रहा है। वो मटर मेरी मदद करता है। क्या कहा तुमने? जादुई सोने का मटर? हाँ, जादुई सोने का मटर।
दिव्या तुरंत जादुई सोने के मटर को विपिन के पास लेकर आती है और विपिन को मटर की सारी सच्चाई बताती है। ये सब देखने के बाद विपिन बहुत ज्यादा खुश होता है और दिव्या से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो। वो आज नहीं तो किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए जरूर आएगा। हाँ, और देखो, उन्होंने हमारी मदद करने के लिए जादुई सोने के मटर को भेज दिया। ऐसे ही देखते देखते दिव्या पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन दिव्या जादुई मटर द्वारा दिया गया एक लेप विपिन के पैरों में लगा देती है। लेप लगाने के बाद विपिन के पैरों में एक अलग सी रोशनी आ जाती है। वो अब अपने पैरों को पूरी तरह से हिला पा रहा था। अब विपिन अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था, चल पा रहा था। ये देखकर विपिन बहुत खुश था। अरे दिव्या, ये देखो, चमत्कार हुआ है मेरे साथ। ये लेप लगाने के बाद मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब मैं चल पा रहा हूँ। दिव्या, अब देखना, सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। अरे वाह, आपको इस तरह से खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। अगर आपने मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद ना बनाया होता तो शायद आज हम कब का टूट चुके होते। अरे पापा, आप तो एकदम ठीक हो गए हो। अब आप मुझे रोज स्कूल छोड़ने जाया करो। आपके बिना स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। हाँ बेटा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। मैं हमेशा तुझे अभी भी स्कूल छोड़ने जाया करूंगा। ऐसे ही अब दिव्या और विपिन दोनों जादुई मटर की मदद से हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। नेहा अपनी सास के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी। वो अपनी सास विमला को जरा भी पसंद नहीं करती थी और जब से विमला की पेंशन आना बंद हो गई है, तब से नेहा किसी भी कीमत पर अपनी सास को घर से निकलवाना चाहती थी। ऐसे ही एक शाम नेहा का पति विजय काम धंधा करके घर आता है। नेहा अपने पति के लिए पीने का पानी लाती है और इस बीच विमला अपनी बहू को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे बहू, मेरा गला बैठा हुआ है, जरा मुझे नमक पानी दे दे। नमक पानी के गरारे करूंगी तो शायद मेरा गला ठीक हो जाए। नेहा को ये सब सुनकर गुस्सा आता है और वह अपने पति से बोलती है, देख लिए, इसी तरह से तुम्हारी माँ दिन भर ऑर्डर पर ऑर्डर चलाती रहती है। तुम्हें आज फैसला करना होगा, या तो तुम अपनी माँ के साथ रहो या तो मुझे रखो इस घर में, क्योंकि अब मुझसे तुम्हारी माँ की फरमाइश पूरी नहीं होगी। वो दिन रात मुझ पर ऑर्डर देती रहती है। मुझसे नहीं होगा अब ये सब। अरे ये कैसी बातें कर रही हो नेहा? ये सोचो ना कि अब माँ की उम्र हो चुकी है। ऐसे में अगर मैं माँ को बाहर निकाल भी दूँ तो माँ कहाँ जाएगी? कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। लिहाज करते करते तो आज इतना समय हो गया। आज तुम्हें फैसला करना ही होगा विजय। या तो तुम अपनी माँ को चुनो या मुझे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना और अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, मैं माँ को यहाँ से जाने के लिए बोलता हूँ। विजय अपनी पत्नी की बात में आकर अपनी माँ के पास जाता है और माँ से बोलता है, देखो माँ, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम्हारी फरमाइश खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी किसी काम को करने के लिए बोलती हो तो कभी किसी और काम को करने के लिए। अरे नेहा तुम्हारी नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की बहू है, और अब ना तो नेहा और ना ही मुझसे तुम्हारी देख रेख होगी, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? 9 महीने मैंने तुझे अपनी कोख में रखा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तुझे बड़ा किया, पाला पोसा, और आज तू मुझे इस घर से निकल जाने के लिए बोल रहा है। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? देखो माँ, मेरा भी घर परिवार है, अपनी बीवी बच्चों को तो मुझे देखना ही है ना। तुम्हारा क्या है? तुम तो मेरा घर तोड़कर यहाँ से चली जाओगी, उसके बाद मैं क्या करूँगा? देखो, अपना आशियाना तो मैं खुद ही बनाना होगा।
क्या करोगी क्या नहीं करोगी मुझे नहीं पता, और वैसे भी पालन पोषण करना हर माँ बाप का फर्ज होता है। तुमने कोई एहसान नहीं किया है मेरे ऊपर। वाह बेटा वाह, आज तू अपनी बीवी की बोली बोल रहा है। जब मेरी पेंशन आती थी हर महीने, तब तो तुम दोनों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी मुझसे। अब जब मेरी पेंशन आना बंद हो गई है तो तुम दोनों को मैं खटक रही हूँ। ठीक है, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसे ही अगले दिन विमला अपना सामान लेकर घर से जा रही थी। तभी विमला के पोती पोता अपनी दादी को वहां से जाता हुआ देखकर रोने लगते हैं और अपनी दादी के पैर पकड़कर दादी को रोकते हुए बोलते हैं, दादी आप हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हमें रोज रात को कहानी कौन सुनाएगा दादी? हमारी मम्मी अच्छी नहीं है दादी, वो रोज आपको गंदा गंदा बोलती हैं। आप ये घर छोड़कर मत जाओ ना दादी। हाँ दादी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलो, हमें भी यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि हमारी माँ बहुत बुरी है। वो आपके साथ बहुत बुरा करती है, इसीलिए हमें बुरे इंसान के साथ नहीं रहना है। हमें यहाँ से ले चलो दादी। बच्चों, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, और दुख सबसे ज़्यादा इस बात का है कि तुम इतने छोटे होकर भी सही इंसान और बुरे इंसान की परख कर सकते हो। लेकिन मेरा बेटा 35 साल का होने के बावजूद सही और गलत में फ़र्क ही नहीं कर पाया। खैर, मुझे यहाँ से जाना होगा बच्चों। तुम्हें जब भी मेरी याद आए मुझे एक बार सच्चे दिल से पुकारना, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊंगी। विजय और नेहा दोनों चुपचाप खड़े सारा नज़ारा देख रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी एक बार विमला को रोकता नहीं है। विमला के आंखों में आंसू थे। विमला वहां से चली जाती है। विमला बहुत परेशान थी। उसके मन में आत्महत्या करने की बात आ रही थी। वो खुद को अब खत्म करना चाहती थी, इसीलिए वो एक नदी किनारे जाती है और उस नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। हे प्रभु, या तो तू मुझे अपने पास बुला ले, या तो मैं खुद तेरे पास आ जाती हूँ। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मौत ही मिल जाए। विमला इतना बोलकर रोने लगती है। तभी विमला को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। विमला चारों ओर देखकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। तभी विमला के सामने बहुत सारे शिमला मिर्च एक टोकरी में हवा में उड़ते हुए आते हैं और वो शिमला मिर्च विमला से बोलते हैं, क्या हुआ विमला दादी, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आना आम बात है, लेकिन आत्महत्या करना या उससे जुड़ी बातें अपने दिमाग में लाना पाप होता है। तुम कौन हो और ये कैसा माया जाल है? तुम तो एक शिमला मिर्च हो और तुम बोल कैसे सकती हो? अरे हम जादुई शिमला मिर्च हैं और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, वो तुम मत जानो। बस इतना जानो कि हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं, और वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे अब कोई नहीं है। बेटा बहू ने तो तुम्हें घर से निकाल ही दिया है, अब तुम कहाँ जाओगी? इसीलिए अब तुम हमारे साथ रहोगी, हमारी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया? हाँ, चलो अब हम तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चलते हैं। जब तुम्हें अपने घर परिवार की याद आए, तब तुम अपने घर परिवार से मिलने के लिए चले आना। लेकिन अब तुम हमारे साथ ही रहोगी, वहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। विमला बहुत परेशान थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए विमला जादुई शिमला मिर्च के साथ उनकी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पर एक विशाल जादुई शिमला मिर्च आता है और उस शिमला मिर्च के अंदर बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था।
जैसे ही वह दरवाजा खुलता है, विमला उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। शिमला मिर्च के अंदर बहुत ही सुंदर शिमला मिर्च का घर बना हुआ था, जहाँ पर हर चीज शिमला मिर्च से बनी हुई थी, जैसे बेड, फ्रिज, टीवी, सब कुछ शिमला मिर्च से ही बनी हुई थी। अरे ये क्या, यहाँ तो सब कुछ शिमला मिर्च से बना हुआ है। यहाँ पर एक इंसान का रहना मुश्किल है। तभी शिमला मिर्च की महारानी विमला से बोलती है, नहीं नहीं विमला दादी, तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मुझे नहीं पता तुम सब कौन हो, लेकिन मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। ठीक है विमला दादी, अगर आपको यहाँ नहीं रहना तो ठीक है, हम आपको आपकी दुनिया में भेज देंगे, लेकिन हम आपके लिए घर और आपके कमाने खाने और हर चीज की व्यवस्था करके देंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इतना बोलकर जादुई शिमला मिर्च विमला को उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं। जादुई शिमला मिर्च विमला के लिए एक सुंदर सा घर बना देते हैं। उस घर में विमला के लिए नौकर और घर की जो भी जरूरत की चीज होती है, सब कुछ उस घर में थे। साथ ही विमला के लिए एक बहुत बड़ा खेत भी था, जिसमें शिमला मिर्च की खेती हुआ करती थी। विमला अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। वो खुशी से अपने जीवन को जी रही थी। ऐसे ही एक दिन विमला का एक नौकर, जिसका नाम अजय था, वो विमला से बोलता है, मालकिन, मेरा एक दोस्त है, उसे नौकरी की जरूरत है। आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा क्या? ठीक है, तुम अपने दोस्त को कल यहाँ लेकर आ जाना। अगर उसे गाड़ी चलाना आता हो या फिर मार्केट से सामान लाने के लिए या घर के कामकाज के लिए वह तैयार है, तो मैं उसे ये काम दे दूंगी। अगर उसे खेती आती होगी तो खेती का काम दे दूंगी। ठीक है मालकिन, मैं कल अपने दोस्त को लेकर आपके पास आ जाऊंगा। उसके घर की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं वो लोग, इसलिए उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम अपने दोस्त को कल मेरे पास ले आना। मैं उसे अपने पास कोई ना कोई काम जरूर दूंगी। ऐसे ही अगले दिन अजय अपने दोस्त विजय को लेकर विमला के पास आता है। विजय कोई और नहीं बल्कि विमला का सगा बेटा था। विजय अपनी माँ को देखकर रोने लगता है और अपनी माँ की ये चकाचौंध वाली दुनिया देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी माँ इतनी अमीर कैसे हो गई। तभी विमला अपने बेटे को संभालते हुए बोलती है, तुम चिंता मत करो, रोने की कोई जरूरत नहीं है। सब कर्मों का लेखा जोखा है। और वैसे भी तुम चाहो तो मेरे खेत में काम कर सकते हो। मैं तुम्हें महीने का 15,000 रुपये दे दूंगी। अरे माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ ना, तो तुम मुझे अपने पास नौकरी पर रखोगी? मेरा कोई बेटा नहीं है। अगर मेरा बेटा होता तो शायद आज मैं अपने बेटे के साथ होती। इसलिए इंसानियत के नाते मैं तुम्हें काम पर रख रही हूँ। विमला विजय को माफ नहीं करती है। थोड़ी देर में विजय अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये बातें सुनने के बाद नेहा के मन में लालच आ जाता है। नेहा अपने पति को बोलती है, देखो, अब वो बुढ़िया हमारे काम आने वाली है, इसीलिए किसी भी तरह से उसके मन में फिर से माँ की ममता जगाने की कोशिश करो, और जिस दिन हम सब साथ में हो जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ हम अपने नाम करवा लेंगे। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, मैं कोशिश करता हूँ। एक काम करो, कल तुम और बच्चे सब मेरे साथ माँ के पास चलना। वहाँ जाकर हम सब एक साथ उनके पैर पर गिरकर माफ़ी मांग लेंगे
और जब माँ हमें माफ़ करके अपना लेगी तब हम सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ अपने नाम करवा लेंगे। नेहा और विजय को ये सारी बातें करते हुए विमला पकड़ लेती है और विमला अपने बहू बेटे से बोलती है, कहते हैं ना, सांप को कितना भी दूध पिला लो वो आज नहीं कल तो तुम्हें काट ही लेगा। मैंने सोचा था शायद मेरा बेटा बदल गया है, शायद उसे अपने किए का पछतावा हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक नई शुरुआत करके अपने बच्चों को फिर से अपना लूं। और मैंने तुम्हें सरप्राइज देने का सोचा और यहाँ आई तो मुझे ये सब कुछ मिला। तुम दोनों माफ़ी के लायक ही नहीं हो। आज के बाद कभी मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। नेहा और विजय दोनों विमला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विमला हमेशा हमेशा के लिए अब उन दोनों को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है।